तो चलिए बात करते हैं प्लाज्मा की। जी हाँ, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आफ्टर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इस चीज को आगे समझने के लिए आपके पास दो नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देन आयंस के बारे में कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो एटम्स की स्ट्रक्चर क्या होती है आपको मालूम होगा। एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होती है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया एटम का, बट फिलहाल इतनी सी बात आपके लिए काफी होगी। अब देखो, ये मैंने जस्ट एक न्यूक्लियस का बाउंड्री बनाया। फर्स्ट ऑर्बिट मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं K और इसका नाम L दे देता हूं। ये देखो, K ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हैं और L वाले ऑर्बिट में भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये देखो कि इससे आयन कैसे बनेगा। ऐसे जो आयन्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, वन इज कैटायन एंड द अनदर वन इज एनायन। फिलहाल बात करते हैं कैटायन की। इस चीज को ऐसे समझो, अगर इसे काफी ज्यादा आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, काफी ज्यादा इसे हिट कर लो, काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर लो। जब इसे काफी ज्यादा हिट करोगे तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, राइट। और ऐसा कब होता है, जब इसे काफी ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे, काफी ज्यादा इसे आप एनर्जी दोगे, तो ऐसा ये हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो देखो आपके सामने क्या बचेगा। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एज यूजुअल रहेंगे। इसके चारों तरफ, इस केस की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग तरीके से आयन्स आप बना सकते हो, बट मैं इस केस की अगर बात करूं तो इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स तो एज यूजुअल रहेंगे और बाहर वाले ऑर्बिट से दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो दोनों इस ऑर्बिट को छोड़ करके अलग हो चुका है। तो होगा क्या, ये एक आयन का रूप ले लेगा और दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अलग से रहेगा। तो देखा जाए तो ये एक कैटायन है और इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि A। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2 का हो जाएगा, क्योंकि इससे दो दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए गए हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके अगर चार्ज देखा जाए तो ये होगा 2- का। मैं दोनों का कंबाइंड चार्ज बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक में होता है 1 नेगेटिव का, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, -2 का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस दोनों को एक साथ रख दिया जाए और कलेक्टिवली अगर चार्ज देखा जाए तो ये चार्ज ओवरऑल 0 ही होंगे। इंडिविजुअल पे चार्ज है बट ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि ये +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, ये थी आयंस के बारे में बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन। और फिलहाल जो ये आयन है ये है कैटायन। एक और एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन की केस लेकर के मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एज यू नो, नॉर्मल जो हाइड्रोजन की एटम्स होते हैं उसमें एक ही प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फिर से एज यूजुअल इसे अगर काफी ज्यादा टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा और देखो आपके पास क्या बचेगा, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होगा। एज यू नो, हाइड्रोजन के जो नॉर्मल एटम होते हैं उसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा। ध्यान देने वाली बात या समझने वाली बात यह है, पहले भी वही था, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, अब भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। फर्क बस इतना है, पहले इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा था और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गया है और इसी चीज को हम आयन कहते हैं। फिलहाल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, एटम से बाहर जाता है, तो जो आयन बनता है वो कैटायंस कहलाते हैं और ऑब्वियसली ये कैटायन है और इसे अगर मैं X कंसीडर करूं, इस एलिमेंट का नाम ऐसे हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, +1 का होगा, तो सिंपली X+ या H+ भी आप लिख सकते हो। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा ये मुझे बताओ, ऑब्वियसली E-। फिर से देखा जाए तो ओवरऑल चार्ज कितने का हो गया, ये 0 का हो गया। बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो इसके ऊपर +1 चार्ज और इसके ऊपर -1 चार्ज। तो जो भी हो, ये जो बना, ये क्या बना, ये एक कैटायन बना, राइट। तो आई होप
कि कैटायन की जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गई है, तो अब हम आगे समझ सकते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा होते क्या हैं। अब देखो, जैसा कि आप ये जान चुके हो, सॉलिड्स, इसके बाद होता है लिक्विड्स, आफ्टर दैट गैसेस, और जब गैस को और ज्यादा हिट करोगे तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले प्लाज्मा का मैं एक एग्जांपल ही आपको दे देता हूं। प्लाज्मा टीवी का नाम आपने सुना होगा, तो वहां प्लाज्मा की ही कंसेप्ट यूज होती है। चलिए, प्लाज्मा टीवी अगर आपने नहीं देखा है तो सन तो डेफिनेटली आपने देखा होगा। ये जो सन है, ये जो इतना बड़ा सा बिल्कुल गोला है, ये आखिर इसमें है क्या? तो ये बिल्कुल प्लाज्मा से ही बना है। अब कैसे? चलिए, इस चीज को मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन ऑब्वियसली पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये प्लाज्मा होते क्या है। अब देखो, सॉलिड से हम शुरू करते हैं। किसी भी चीज को आप सॉलिड कब बोलते हो? इसके कई सारे कंसेप्ट्स हैं, बट मैं एक चीज पे ज्यादा फोकस करूंगा जो आपको मालूम होना चाहिए इस स्टेज पे। देखिए, सॉलिड ऑब्वियसली छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो फिलहाल मैं पार्टिकल्स का नाम दे रहा हूं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से ये बनी हुई है सॉलिड। जब इस सॉलिड को आप एग्जाम्पल के तौर पे बर्फ का एक पीस को आप कंसीडर कर सकते हो, तो जब सॉलिड होता है बर्फ ऑब्वियसली सॉलिड ही होता है, यानी कि वाटर H2O का सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस है। तो बर्फ को जब आप काफी ज्यादा या एक हद तक टेम्परेचर दोगे तो वो क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो टेक्निकली इसके अंदर क्या होता है? दो चीज आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ये कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंसेस हैं हर एक पार्टिकल्स के बीच में, ये दूरी जो है ये बढ़ जाती है, राइट? और एज वेल एज क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी के सेंस में आप इस चीज को समझो या फिर मोशन के सेंस में। देखिए, ये जो सॉलिड है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसमें एक मोशन होती है, और ये मोशन का नाम है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब कुछ ऐसा है, ये बस हल्का 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 वाइब्रेट करते रहते हैं। कोई भी सॉलिड हो, देखो ये एक सॉलिड है, इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है? ये बिल्कुल आपको रिजिड तो लग ही रहा है, बट रिजिड का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल रेस्ट में है, रुका हुआ है, ऐसा नहीं है। ये वाइब्रेटरी मोशन में है, ओके? ऐसा आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। नाउ, तो मोशन के सेंस में क्या मैंने बताया कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब लिक्विड वाले केस में क्या होता है? लिक्विड वाले केस में जो डिस्टेंस होती है वो मैंने बताया इसके तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। एज वेल एज जो पार्टिकल्स की जो मोशन होती है ना, उससे हम कहते हैं रैंडम मोशन। ये मोशन ठीक ठाक होता है, बट जस्ट लाइक ऐसा होता है, तो ये रैंडम मोशन होता है, राइट? इससे और ज्यादा आप जब टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो यू नो कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? अब यहां दो चीज, पहले तो पार्टिकल के बारे में समझते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके बीच में डिस्टेंसेस जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि गैपिंग काफी ज्यादा होती है। तो आप कुछ ऐसे कंसीडर कर सकते हो। तो ये एज कॉम्पेयर टू गैस के तुलना में इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड है, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें या फिर पार्टिकल्स की मोशन की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा हाई रैंडम मोशन होती है, ठीक है? काफी ज्यादा रैंडमली ये मूव करते रहता है, मतलब काफी ज्यादा फास्टली ऐसे ऐसे मूव करता है। ये डेफिनेटली आप जानते हो, ओके? तो इस तरीके से हम ये तो समझ चुके हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस ये आखिर होते क्या है। बट व्हाट अबाउट प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? देखो, प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किए हैं, ये तो आप समझ ही चुके हो। बट सवाल फिर से वही है कि आखिर ये प्लाज्मा होते क्या है। इस चीज को आप ऐसे समझो, जब आप किसी गैस को काफी ज्यादा हिट करोगे, काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, तो इसके बाद ये देखा गया कि एक अलग ही स्टेट हमें अचीव होता है, मैटर का एक अलग ही स्टेट हमें मिलता है, और उसी स्टेट को हम प्लाज्मा का नाम दिए। नो डाउट अभी आपको सारी बातें समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं। देखो, गैस क्या होता है ये तो आप समझ चुके हो। अब इसके पार्टिकल्स के बारे में भी आपको आइडिया मिल चुका है। होता क्या है, जब आप इस गैस को काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ऑब्वियसली वो एटम्स से बना होगा। तो इसके जो एटम्स होंगे ना, उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट? एक को मैं कंसीडर करके समझाता हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब जब आपने काफी ज्यादा टेम्परेचर इसे प्रोवाइड किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके, अल्टीमेटली अपने एटम को छोड़ करके
कहीं बाहर निकल जाएगा। और जब ऐसा सारे एटम्स करेंगे तो क्या होगा, अब आपके सामने एक, चलो बॉक्स में बना लेता हूं, इसके अंदर दो चीज होगा। एक तो आयन, आपको मालूम है ना कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन जब एटम से हट जाता है तो जो बचता है उसे हम आयन कहते हैं। तो देखो ये आयन है, ये भी एक आयन, ये भी एक आयन, ये भी एक आयन, ये भी एक आयन, ये भी एक आयन। आयन ऐसे ये पॉजिटिव आयन होगा तो इसे हम कहेंगे कैटायन। ठीक है, तो चलो हमने इसे बना दिया कैटायन, राइट। इसके साथ ही साथ जितने इस पे चार्ज होंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुआ होगा तो इसके ऊपर चार्ज ऑब्वियसली 1 का होगा, और 2 अगर निकला होगा तो +2 का होगा। साथ ही साथ इसके अंदर क्या बचा होगा, इसके अंदर से मेरा मतलब है इस बॉक्स के अंदर या इस कंटेनर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन निकला उसे देखो मैं रेड से बना रहा हूं, और जो एक इलेक्ट्रॉन निकला उसे मैं देखो और एक रेड से बना रहा हूं। ये मैंने बनाया, इसके बदले मैंने यहां बनाया, इसके बदले मैंने यहां बनाया, इसके बदले मैंने यहां बनाया, राइट। अब इस बॉक्स के अंदर देखो या इस कंटेनर के अंदर देखो, टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 कैटायन है, जो जिसको आप आयन बोल सकते हो। तो 6 क्या है, आयन्स है, और 1 2 3 4 5 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि इस कंटेनर पे अभी जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट इंटरेस्टिंगली एक चीज आप ऑब्जर्व करना, जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, राइट, अगर सब में एक एक है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट ना। इस तरीके से आप देखोगे तो ओवरऑल ये जो कंटेनर है इसके अंदर जितनी भी जो भी पार्टिकल्स हैं, तो ओवरऑल इसकी चार्ज कितनी होगी, ये होगी 0, क्योंकि आपको मालूम है ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, क्योंकि अमाउंट वाइज वो इक्वल होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ऑब्वियसली इसी से निकले हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उतने नेगेटिव चार्ज बनेगा और एज वेल एज उतने पॉजिटिव चार्ज भी बनेंगे। तो हमेशा नेट चार्ज जो होगा वो 0 ही होगा, अनलेस एंड अनटिल कि इससे आप उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ना लो, राइट। तो यहां एक चीज नोट करने वाली है कि इस तरीके से अगर आप प्लाज्मा बनाते हो तो ओवरऑल जो चार्जेस होंगे वो 0 ही होंगे। अब आपको यह भी मालूम होगा कि अगर कहीं चार्ज्ड पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। बस यही वो वजह है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, राइट। और ऑब्वियसली इसके कारण बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं इसके, जिसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। मैं कुछ एक के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने ये बताया कि प्लाज्मा आखिर होते क्या हैं और इसको आप कैसे बना सकते हो या आखिर ये बनते कैसे हैं। अब चलिए इसी चीज को मैं पॉइंट वाइज बता दूं और कुछ पॉइंट्स को और मैं ऐड भी कर दूं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो बेहद सिंपल, प्लाज्मा है क्या। सबसे फर्स्ट आप ये कंसीडर कर लो कि प्लाज्मा जो है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, राइट। जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, वैसे ही 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा है। और 5th के बारे में शायद आपने नाम सुना होगा, BEC। चलिए फिलहाल हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा क्या है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है। आफ्टर दैट प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायन, राइट। प्लाज्मा क्या है, ये एक मिक्सर है। किसका मिक्सर है, तो इलेक्ट्रॉन्स के और कैटायंस के। आयंस हम बोल देते हैं, बट अगर और ज्यादा स्पेसिफाई करें उस चीज को तो वो क्या होंगे, कैटायंस होंगे, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है, प्लाज्मा इज अ मिक्सर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायंस। कुछ एग्जांपल्स जहां आप प्लाज्मा देख सकते हो, तो कॉमन एग्जांपल मैं दे देता हूं, ट्यूबलाइट। आफ्टर दैट स्टार्स तो आपने डेफिनेटली देखा होगा। तो रात में जब आप स्टार्स देखते हो तो वो सारे स्टार्स कुछ और नहीं बल्कि प्लाज्मा भी है। इंक्लूडिंग डे टाइम में जब आप सन देखते हो तो सन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्लाज्मा ही है। आफ्टर दैट बारिश के मौसम में जब आप लाइटनिंग होते हुए देखे होंगे तो वो जो लाइटनिंग होती है तो वहां प्लाज्मा बनता है, ठीक है। और प्लाज्मा टीवी ऑब्वियसली ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। चलिए ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, और इसके अलावा एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जो मुझे याद आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आउट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस,
एज वेल एज प्लाज्मा भी इसमें ऐड कर देता हूं। तो अपने आसपास आप देखो, अभी अभी जहां कहीं भी आप बैठे हो या खड़े हो, अपने आसपास नजरें घुमाओ और मुझे बताओ मैक्सिमम चीज जो आपको नजर आ रहा है या फिर आप महसूस कर रहे हो वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो अगर आप देखने की बात करोगे तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आपका आंसर सॉलिड ही होगा। जहां आप बैठे हो ऑब्वियसली वो एक सॉलिड होगा, जिस चीज पे इसे आप देख रहे हो ऑब्वियसली वो एक सॉलिड होगा, जैसे कि सेलफोन, टेलीविजन या फिर लैपटॉप स्क्रीन, ये सारे सॉलिड्स हैं। आपके पास कॉपी, बुक्स, ट्यूबलाइट, बल्ब, जो भी आसपास आप देख रहे हो उसमें से मैक्सिमम चीज सॉलिड्स ही होंगे। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि आसपास बहुत सारे गैसेस हैं, एयर है, तो उसे आप गैस का नाम दे सकते हो, ऑब्वियसली वो गैस ही है। तो चलिए, या तो आपका आंसर सॉलिड होगा या फिर गैस होगा। बट अगर मैं यही सवाल यूनिवर्स के लेवल पे आकर के आपसे पूछूं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो ये 4 स्टेट ऑफ मैटर हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, इसमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस स्टेट की है? जो भी चीज आप ऊपर देख रहे हो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस चीज की है? सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की या प्लाज्मा की? तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड नहीं है, ये गैस भी नहीं है। इसका आंसर होगा प्लाज्मा। मेरे सवालों को फिर से समझो। इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करता है, अगर मैं सबको डिवाइड करूं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा में, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे किसी चीज को तो वो प्लाज्मा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हालांकि जब हम अर्थ के लेवल पे इस चीज को सोचते हैं तो हमें आंसर मिलता है सॉलिड, राइट? बट यूनिवर्स के लेवल पे देखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा प्लाज्मा। और एक और सरप्राइजिंग चीज बताऊं, प्लाज्मा सबसे ज्यादा ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स का 99.9% प्लाज्मा से ही बना हुआ है। अमेजिंग ना? पूरे यूनिवर्स को अगर आप डिवाइड करोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में, तो 99.9% मैटर का जो पार्ट है वो प्लाज्मा के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ये चीज एटलीस्ट मुझे तो काफी चौंकाता है। और हालांकि थोड़ा सोचने के बाद इस चीज को आप मान भी लोगे। देखो, आपने पीके मूवी देखा होगा, उसमें काफी इंटरेस्टिंग ये लाइन मुझे लगा था कि धरती उसे छोटा सा तो गोला है। तो ऑब्वियसली जब हम यूनिवर्स के साथ कंपेयर अपने अर्थ को करते हैं तो ये काफी छोटी सी एक चीज है। इसके अलावा आपको मालूम है पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं ना, इतने सारे तारे हैं, तो उनकी साइज के बारे में भी आपको इस लेवल पे आइडिया तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो और जितने सारे स्टार्स हैं वो सारे प्लाज्मा से ही बने हुए हैं। तो इस लेवल पे आकर के जब आप सोचोगे तो आपको ये चीज लगेगा, हाँ ऐसा हो सकता है कि 99.9% जो हमारा यूनिवर्स है वो प्लाज्मा के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। तो चलिए, इस तरीके से मैंने सारी बात बता दी जो इस लेवल पे आपको मालूम होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।